कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मीन्स होता है सिलेक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन होगा। ठीक, तो लिखो इसमें सिलेक्शन ऑफ आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, selection of are distinct objects from n distinct objects is equal to NCR, that is n factorial upon n minus r factorial upon r factorial, ये होगा। अब वो आता कैसे है ये देख लो। जैसे मान लो हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स है या 4 ऑब्जेक्ट्स है, हमें कोई भी 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, तो पॉसिबिलिटी बताओ क्या क्या होगी। कोई भी 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं तो 1/2 नहीं, ए बी, फिर उसके बाद AC 4C2 AD, फिर उसके बाद BC BD एंड CD। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने की? 6। ठीक है, अब ऐसे ही फॉर्मूले से भी देखो, 4 में से 2 सेलेक्ट करना, तो 4C2 भी कितना होता है हमारा? 6 होता है, तो ये भी 6 ही होगा। ठीक है, अबे 1/6 थोड़ी 6 आएगा ना। तो इस तरीके से ये भी क्या हो जाएगा 6। तो यहां से ही वो सिलेक्शन के लिए NCR का यूज किया जाता है, C फॉर कॉम्बिनेशन, और N डिस्टिंक्ट में से R डिस्टिंक्ट सेलेक्ट करना। ठीक है, N डिस्टिंक्ट में से R डिस्टिंक्ट सेलेक्ट करना। तो सिलेक्शन ऑफ R डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम N डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू NCR। ये जस्ट एग्जांपल के लिए लिखा था। 6 ऐसे काउंट करके भी हम निकाल सकते हैं इसमें, या तो फिर हम क्या फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, तो दोनों से रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, अब ये बताओ NCR एंड NPR में क्या रिलेशन है? NCR एंड NPR NPR by R factorial equals to NCR, है ना। मतलब अगर हम ये करेंगे NPR इज इक्वल टू, ये लिख सकते हैं ना? yes sir, बताओ, क्योंकि NPR का रिजल्ट होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, एंड NCR का रिजल्ट क्या आएगा? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? NPR इज इक्वल टू r फैक्टोरियल इंटू NCR। तो इसका मतलब अगर अरेंजमेंट हमें करनी है, P फॉर अरेंजमेंट होता है एंड C फॉर कॉम्बिनेशन मीन सिलेक्शन होता है। तो अगर अरेंजमेंट करनी है तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, या तो क्या करेंगे, जैसे मान लो R ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट है, ठीक है, और हमारे पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स है, तो हम क्या करेंगे, पहले n में से वो R ऑब्जेक्ट्स क्या कर लेंगे, सेलेक्ट। ठीक है, n में से R ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उन R ऑब्जेक्ट्स की हम क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे। हमारे पास अगर टोटल n ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से हमें R ही चाहिए और उन्हीं की अरेंजमेंट करनी है, तो पहले हम उन n में से R ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करेंगे एंड फिर उनकी अरेंजमेंट कर देंगे। ठीक है,
कॉम्बिनेशन का थ्योरेटिकल प्रूफ भी है, अब वो समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को। मतलब वो इससे आता है, अरेंजमेंट से उल्टा जाता है एनपीआर से, तो वहां से आ जाता है। लिख लिया ये? सिलेक्शन sir. ऑफ, यहाँ पे डिस्टिंक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। और अगर मान लो ये है selection of n identical object, r identical objects from n identical objects, तो number of ways selection of r n upon r identical factorial. objects, r identical objects from n identical objects तो नंबर ऑफ फेज कितने आएंगे बताओ? सिलेक्शन ऑफ r आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स 1. एक तरीके से होगा, क्योंकि ऐसे मान लो 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, या तो 4, उसमें से हमें 2 ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हम किसी को भी लेंगे, कोई भी 2 ए लेंगे तो यही आएगा ना, एक ही तरीके से तो आएगा वो। जैसे इसमें 4 डिस्टिंक्ट है, तो ए बी, ए सी, ए डी ये अलग अलग, फिर उसके बाद बी सी, बी डी ये अलग, और फिर सी डी, ऐसे 6 पॉसिबिलिटीज थे। लेकिन अगर चारों के चारों आइडेंटिकल हो गए, उसमें से हमें 2 चाहिए, तो वो कितने तरीके से होगा? बस एक ही तरीके से होगा। तो ऐसे ही n आइडेंटिकल में से r आइडेंटिकल को अगर हमें सेलेक्ट करना है तो वो हमेशा एक तरीके से होगा, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट होना इंपॉर्टेंट है। हो गया? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आप लिख लो रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन, रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन, रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन, उसमें पहला पॉइंट रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन, उसमें पहला पॉइंट if we have to select r distinct objects from n distinct objects, if we have to select r distinct objects from n distinct objects such that particular p number of objects, particular p objects, particular p number of objects लिखना, particular p number of objects are always included, are always included, particular p number of objects are always included। तो इसका मतलब ये कह रहा है यहाँ पे कि हमारे पास जैसे मान लो ये n ऑब्जेक्ट्स होंगे कुछ ना कुछ, जैसे ये हर एक डॉट एक लाइन है, ये एक ऑब्जेक्ट है मान लेना, ठीक है। उसमें से हमें कितने सेलेक्ट करने हैं? r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। एंड बोला गया है कि पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मतलब वही p ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। पर्टिकुलर p नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड, मतलब मान लो यहाँ पे ये p नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इतने हैं, ये p नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, एंड ये पर्टिकुलर वही p नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हमें हमेशा चाहिए, मतलब ये ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, है ना।
अब कितने ऑब्जेक्ट्स बचे यहाँ पे? n माइनस पी। n माइनस पी। उसमें से और कितने आने बाकी है? p तो आ चुके हैं, उसमें से और R। कितने आने बाकी है? R। अरे सोच समझ के, p आ चुके हैं तो और कितने आने बाकी है? r माइनस पी। तो इसका जो रिजल्ट आएगा n माइनस पी सी आर माइनस पी। मतलब क्या है, हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, हमें r ऑब्जेक्ट्स चाहिए। उन r ऑब्जेक्ट्स में p नंबर ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स वो हमेशा इंक्लूडेड है। मतलब ये p नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमेशा है ना, यही पर्टिकुलर p, ठीक है। तो ये हमेशा है, तो बच्चे कितने ऑब्जेक्ट्स अब? n माइनस पी। p तो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो और कितने आने बाकी है? r माइनस पी। तो n माइनस पी में से r माइनस पी हमें सेलेक्ट करने पड़ेंगे। क्लियर है क्या? बताओ ये। यस सर। है ना। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर p ये हमेशा रहेंगे, पर्टिकुलर p नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। स्टेटमेंट रिपीट करना है क्या? ये लिखो, इफ वी हैव टू सेलेक्ट r distinct objects from n distinct objects, r distinct objects from n distinct objects, r distinct objects from n distinct objects such that particular p number of objects are always included, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर p नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो हमेशा इंक्लूडेड रहेंगे, वो पर्टिकुलर थे मतलब यही p आने वाले हैं। एंड उसके बाद बचे अब कितने? अबे एक तुम क्या बहरे हो क्या? दूसरी बार बोल रहा हूं मैं स्टेटमेंट। सर एक्सप्लेनेशन बोल रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन का क्या? हमारे पास ये टोटल n ऑब्जेक्ट्स, उसमें से पर्टिकुलर p, मेरे ख्याल से इतनी अंग्रेजी तो आती होगी, पर्टिकुलर मतलब वही फिक्स p नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये p नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो हमेशा इंक्लूडेड रहेंगे, मतलब ये आ चुके हैं, ठीक है। अब हमें और कितने ऑब्जेक्ट्स चाहिए? हमें टोटल r ऑब्जेक्ट्स चाहिए थे, उसमें से p आ चुके, और कितने चाहिए थे? r माइनस p चाहिए। R माइनस लेकिन कितने में से चाहिए होंगे? अब जो बचे हुए n माइनस ऑब्जेक्ट्स है n माइनस p में से r माइनस p चाहिए होंगे, तो n माइनस p सी r माइनस p, ठीक है। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो अब तुम, if we have to select r distinct objects from n distinct objects, such that particular p number of objects are never included. Particular p number of objects are never included. तो इसका रिजल्ट तुम बताओ क्या होगा? माइनस पी सी आर। हाँ बिल्कुल सही। मतलब इसमें ये n ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, उसमें से ये पर्टिकुलर p नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये हमें चाहिए ही नहीं। तो बाकी बचे कितने? n माइनस पी, और हमें टोटल कितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं? r। तो ये पर्टिकुलर p तो आ ही नहीं रहे हैं,
तो बाकी बचे हुए में से ही तो हमें आर सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो n माइनस पी सी आर। दोनों स्टेटमेंट क्लियर है क्या बताओ? यस है ना, उसमें पर्टिकुलर पी आ रहे थे तो और कितने सेलेक्ट करने थे? आर माइनस पी। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर पी आ ही नहीं रहे तो वो तो गए। अब बाकी बचे हुए में से ही हमें आर सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो n माइनस पी में से आर सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर पी के बाद क्या था? पर्टिकुलर स्टेटमेंट रिपीट करो। p number of objects are never included. Particular p number of objects are never included. ठीक है, यस सर। तो क्वेश्चन लिखो तुम अब इसके ऊपर। How many ways? In how many ways? In how many ways we can select a team of? We can select a team of 10 students. 10 students out of 15 students. 10 students out of 15 students such that first part में no restriction. No restriction. second part में two particular students are always included. With third, two particular students are never included. Students are never included. तो बताओ तो क्या आएगा पहले का? पहले 15C 15C 15 से 10 15C 10, क्योंकि 15 में से 10 ही तो सेलेक्ट करने हैं। फिर उसके बाद सेकंड का 13 से 8 13C 13C8, बिल्कुल सही। एंड थर्ड का 13C 13C10। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। अब इसमें पहले वाले में तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, दूसरे में अब जो 15 स्टूडेंट्स थे उसमें से दो तो ऑलरेडी आ चुके, पर्टिकुलर दो। ठीक है, अब बाकी बचे कितने स्टूडेंट्स? 13। 13 में से और कितने आने बाकी है? 8। तो 13C8। अगले में क्या है? थर्ड में टू पर्टिकुलर स्टूडेंट्स आर नेवर इंक्लूडेड, तो उनको हमने हटा दिया। बाकी स्टूडेंट्स अब कितने बचे हैं? 13। उसमें से कितने आने बाकी है? अभी भी 10 के 10 हमें चाहिए। ठीक है, हो गया ये? यस सर। Yes sir. ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब हाउ मेनी, ऐसे लिख लेना, पार्ट्स वाइज लिखते हैं। इफ देयर आर 7 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 7 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, then
how many फर्स्ट पार्ट में line segments can form? Can be formed. फिर उसके बाद triangles can be formed. फिर थर्ड पार्ट में quadrilaterals can be formed. Quadrilaterals can be formed. ठीक है, तो एक मैं बता देता हूं यहाँ पे, ये बताओ। हाँ, एक मिनट, एक लाइन सेगमेंट के लिए हमें कितने पॉइंट्स की जरूरत होगी? 2 दो। तो देखो हमारे पास टोटल कितने पॉइंट्स हैं? 7 7। तो 7 में से अगर हमने 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, उसमें से हमें कितनी लाइंस मिलने वाली है? एक। तो ये इंटू 1। ठीक है, तो यही हमें क्या दे देगा, ये पूरा का पूरा रिजल्ट, जितने पॉसिबल लाइन सेगमेंट्स बन सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है क्या, बताओ? यस सर। 2 पॉइंट सेलेक्ट करने पे हमें एक लाइन मिलेगी, तो ये इंटू में 1 किसका है? पहले तो ये हमने 2 पॉइंट्स को सेलेक्ट किया, 7 में से 2 पॉइंट सेलेक्ट किए, तो उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो सारी यहाँ पे आ जाएगी, और हर एक पॉसिबिलिटी के लिए हमें एक एक लाइन मिलेगी। ठीक है, ये 7C2 क्या है, 2 पॉइंट सेलेक्ट करने की कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो हमें मिला। ठीक है, अब हर एक पॉसिबिलिटी से हमें एक लाइन मिलने वाली है, हर एक पॉसिबिलिटी से एक लाइन मिलने वाली है, तो इंटू में 1 करना मत भूलना। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमने सेलेक्ट किया, तो हर एक पॉसिबिलिटी से कभी कभी 1 से ज्यादा चीजें भी मिल सकती है, तो इंटू वहां पे हमें 2 3 जो भी करना पड़ेगा वहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हमने अगर 2 पॉइंट्स की बात की तो हमें एक ही लाइन मिलती है, तो हमने पहले पॉसिबिलिटीज निकाल ली, 2 पॉइंट सेलेक्ट करने की कितनी पॉसिबिलिटीज है, 7C2 से, एंड हर एक पॉसिबिलिटी से एक लाइन मिलेगी, तो इंटू में 1। ठीक है, फिर सेकेंड का बताओ, ट्रायंगल के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए? 3 तो पहले 3 पॉइंट सेलेक्ट करने की पॉसिबिलिटी देख लेते हैं हम कितनी आती है। तो 7C3, इतने तरीके से हम 3 पॉइंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं 7C3 तरीके से, एंड हर एक तरीके से हमें क्या मिलेगा, एक ट्रायंगल मिलेगा। एक ही मिलेगा या ज्यादा मिलेंगे? 2 मिलेंगे सर। एक ही मिलेगा ना भाई, 3 पॉइंट से कौन सर से एक ही 2? तो मिलेगा। एक ही तो मिलेगा। एंड फिर उसके बाद थर्ड में क्वाड्रिलेटरल के लिए कितने पॉइंट्स? 4 4। तो पहले हम 4 पॉइंट्स सेलेक्ट करने का देख लेते हैं, तो 7C4 तरीके से हम 4 पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इतनी पॉसिबिलिटीज है 4 पॉइंट सेलेक्ट करने की, और हर एक पॉसिबिलिटी से हमें कितने क्वाड्रिलेटरल्स मिलने वाले हैं? एक। तो इंटू में 1। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। यस सर। पहले तो पॉसिबिलिटीज निकाल लेंगे, 2 पॉइंट सेलेक्ट करने की, तो 7C2, और हर एक पॉसिबिलिटी से एक ही लाइन, तो इंटू में 1। 7C3, 3 पॉइंट सेलेक्ट करने की तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज, और हर एक पॉसिबिलिटी से एक ही ट्रायंगल, तो इंटू में 1। एंड पहले तो 4 पॉइंट सेलेक्ट करने की पॉसिबिलिटी, हर एक पॉसिबिलिटी से एक क्वाड्रिलेटरल, तो इंटू में 1। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा। अगला लिखो अब तुम। if there are 5 collinear
and 4 non-collinear points, if there are 5 collinear and 4 non-collinear points, then how many first part में line segments can be formed? फिर second part में triangles can be formed. Third part में quadrilaterals can be formed. तो इसमें क्या बोला गया है, 5 पॉइंट जो है ना वो कोलिनियर है, 1 2 3 4 5, वो एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक। एंड बाकी के जो 4 पॉइंट है वो अलग अलग यहीं पे कहीं फैले हुए हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इससे बताना है कि हमें कितनी लाइन सेगमेंट्स मिलेगी, कितने ट्रायंगल्स मिलेंगे, कितने क्वाड्रिलेटरल्स मिलेंगे। तो सोचो थोड़ा सा इसके बारे में, 2 मिनट में आया मैं। ठीक है, तो क्या क्या आ रहे हैं तुम्हारे आंसर? ठीक है, चलो देखो ये लगे थोड़ा सा। इसमें देखो सबसे पहले लाइन सेगमेंट हमें फॉर्म करने हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो ये 4 अलग अलग केसेस बनाएंगे इसमें, जब चारों के चारों पॉइंट किसमें से होंगे, मतलब 2 पॉइंट लाइन सेगमेंट के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए ना, दोनों के दोनों नॉन कोलिनियर में से होंगे, ठीक है। दोनों के दोनों नॉन कोलिनियर में से होंगे, वो एक केस बनती है। फिर उसके बाद कौन सी केस, एक नॉन कोलिनियर में से एक कोलिनियर में से पॉइंट, ठीक है। एंड फिर उसके बाद दोनों के दोनों कोलिनियर में से पॉइंट। तो ऐसे 3 केसेस बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। बोथ पॉइंट्स, मतलब इसमें से बोथ पॉइंट्स, वैसे 2 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर रहता है, लेकिन इन चारों में से ले रहे हैं हम, इन चारों में से पहले ले रहे हैं 2 पॉइंट्स,
ऐसे केसेस बनाते हैं 2 पॉइंट्स फ्रॉम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये पहली केस है, या तो नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं मैं। ध्यान रखना ये केसेस बनाना भी, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस केसेस बनाने के ही आते हैं। पहली केस क्या बनती है यहाँ पे, दोनों के दोनों पॉइंट किस में से होंगे, नॉन कोलिनियर में से। 2 पॉइंट्स फ्रॉम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, ये एक केस आ गई। फिर उसके बाद और क्या, किस तरीके से और लाइन सेगमेंट मिल सकती है, एक पॉइंट हमने नॉन कोलिनियर में से ले लिया और एक कोलिनियर में से ले लिया, तब भी तो हमें लाइन सेगमेंट मिलेगी। तो वहां पे आ जाएगा 1 पॉइंट फ्रॉम कोलिनियर एंड 1 फ्रॉम नॉन कोलिनियर। ऐसे केसेस है ये, 1 फ्रॉम नॉन कोलिनियर, 1 फ्रॉम नॉन कोलिनियर, ये एक केस। एंड तीसरी केस क्या बचती है, 2 पॉइंट्स फ्रॉम कोलिनियर, बोथ फ्रॉम कोलिनियर। ये पहले केसेस क्लियर है क्या, बताओ कैसे बनाए हैं। 2 पॉइंट्स तो हमें चाहिए। अब वो 2 पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, दोनों के दोनों नॉन कोलिनियर में से हो सकते हैं, या तो एक कोलिनियर में से एक नॉन कोलिनियर में से हो सकता है, या दोनों के दोनों कोलिनियर में से हो सकते हैं। ये क्लियर है। Yes, sir. अब उसके बाद ये बताओ, अगर हमने 2 पॉइंट्स फ्रॉम नॉन कोलिनियर ले लिया, नॉन कोलिनियर हमारे पास कितने हैं, 4 पॉइंट्स, उसमें से हमें 2 चाहिए, तो हर एक 2 पॉइंट के केस से हमें कितने आंसर्स मिलेंगे, एक लाइन मिलेगी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसमें 1 फ्रॉम कोलिनियर, तो कोलिनियर कितने हमारे पास, 5, तो 5 में से एक पॉइंट, एंड 1 फ्रॉम नॉन कोलिनियर, तो 4 में से एक पॉइंट। 2 पॉइंट्स की जरूरत थी, एक कोलिनियर में से आ गया, एक नॉन कोलिनियर में से आ गया, तो इनकी हेल्प से हमें एक लाइन मिलेगी, ठीक है, हर एक केस में एक लाइन मिलेगी। टोटल केसेस तो 20 बनेंगे, क्योंकि ये 5C1 इंटू 4C1, तो 5 इंटू 4 20, तो ऐसे 20 केसेस बनेंगे, और हर एक केस से एक लाइन, तो इंटू में 1, एंड बोथ फ्रॉम कोलिनियर। तो ये थोड़ा सा सोचो यहाँ पे, अगर हमने दोनों पॉइंट्स कोलिनियर में से ले लिया तो कितनी लाइंस मिलती है, दोनों पॉइंट्स अगर इन 5 में से ले लिए तो कितनी लाइंस मिलेगी, 1 थोड़ा सा सोच समझ के बोलना। सर 10। 10 भी क्यों, थोड़ा सा और सोचो। 5 10. पॉइंट्स में क्या बोल रहा हूं, इन्हीं 5 में से हमें 2 सेलेक्ट करने हैं, तो कितनी लाइंस, जैसे मान लो तुमने इन दोनों को सेलेक्ट किया, 4 पहले 2 इन दोनों को, तो सेम लाइन मिली। 20 फिर उसके बाद हमने इसको और इसको सेलेक्ट किया, तो सेम लाइन मिली, या तो इसको और इसको सेलेक्ट किया तो अब भी सेम लाइन मिली। इसका मतलब तुम कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करो, कितनी लाइंस मिलने वाली है हमें, हमेशा सेम लाइन मिल रही है, तो वो एक ही लाइन मिलेगी। समझे या नहीं समझे, नहीं. इसका आंसर 1 मतलब वो आएगा, समझा सर। इसका आंसर 1 आएगा, सर क्योंकि तुम जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स थे, उसमें से हमने 2 सेलेक्ट किए तो एक लाइन मिली। जैसे देखो, एक लाइन ये आ सकती है, ठीक है, एक लाइन ये, अलग अलग लाइंस मिलती है किसी 2 पॉइंट से। कोई भी 2 पॉइंट अगर हम नॉन कोलिनियर में से लेंगे तो हमें अलग अलग लाइन मिलेगी, जैसे ये 2 पॉइंट तो ये लाइन, ये दोनों पॉइंट तो ये लाइन, ये दोनों पॉइंट तो ये लाइन, ये 2 पॉइंट तो ये लाइन, इस तरीके से अलग अलग लाइंस मिलती है। तो इसकी वजह से ये 4C2 इंटू 1 इतनी नंबर ऑफ लाइंस हमें मिली। लेकिन ये लास्ट केस में, इस केस में भी हर एक केस से हमें अलग अलग लाइन मिलेगी। जैसे हमने क्या किया, 5 में से एक सेलेक्ट किया पॉइंट, जैसे ये वाला एक पॉइंट और ये वाला एक पॉइंट, एक लाइन ये। फिर उसके बाद अगर 5 में से ये पॉइंट है वो, तो दोनों लाइंस अलग है। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, थर्ड वाले में अगर हम 2 पॉइंट सेलेक्ट करते हैं तो वो तो 5C2 तरीके से होगा, लेकिन वो अलग है थोड़ा। इसमें 5C2 इंटू 1 इतनी नंबर ऑफ लाइंस नहीं मिलती हमें, क्योंकि हम अगर कोई भी 2 की बात करते हैं तो हमें सेम लाइन मिल रही है,
जैसे इन दोनों की बात की तो यही लाइन मिली हमें, इन दोनों की बात की तो सेम लाइन, मतलब हर एक इससे सेम लाइन मिल रही है। तो टोटल कितनी लाइंस मिलती है डिफरेंट? एक ही। क्लियर है क्या अब ये? हाँ सर। Yes, sir. नहीं वो प्रीति, यस सर। डिफरेंट कितनी लाइंस मिलती है ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि भले ही मान लो 5 पॉइंट से 5 में से 2 सेलेक्ट करेंगे हम, वो तो सिलेक्शन हो गया 2 पॉइंट्स का, लेकिन उस हर एक केस में हमें सेम लाइन ही तो मिल रही है। ये जो हमने आंसर लिखा है यहाँ पे, कितनी डिफरेंट लाइंस है तो इतनी डिफरेंट लाइंस है, कितनी डिफरेंट लाइंस है तो इतनी है, लेकिन यहाँ पे हर एक केस में हमें सेम ही लाइन मिल रही है, तो इसकी वजह से इस केस में आंसर कितना आएगा 1। तो 5C2 into 1 करने की जरूरत नहीं यहाँ पे, क्योंकि फिर वो क्या हो जाएगा, हम सेम ही लाइन को कितनी बार काउंट करेंगे, 20 बार, ऐसे हो जाएगा उसका मीनिंग, तो है ना, सेम लाइन को 10 बार काउंट करेंगे, ऐसा हो जाएगा मीनिंग। लेकिन वो नहीं है, हमें डिफरेंट लाइंस की बात करनी थी, तो दो, मतलब ये 5 जो कोलिनियर पॉइंट्स थे उसमें से कोई भी 2 सेलेक्ट करेंगे तो हमें सेम ही लाइन मिलती है, उसकी वजह से इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। तो टोटल ये कितना आ जाएगा 6, 20 प्लस 1, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 27। अब क्लियर है क्या, बताओ? वो आगे के दो भी तो सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। कौन से आगे के 2? वो हाँ हाँ, करो वो ना, आगे के दो, सेकंड और थर्ड। हाँ फिर तो भी तो सेम ही तो लाइन है, लाइन की बात कर रहा हूँ, डिफरेंट लाइन है क्या? पहले जैसे इन दोनों से जो लाइन मिल रही है और इन दोनों से जो लाइन मिल रही है, क्या दोनों लाइंस डिफरेंट है क्या? हाँ, अब समझ में आया। हाँ, डिफरेंट भी तो होनी चाहिए थी ना लाइंस। अब ट्रायंगल वाला सोचो तो, ट्रायंगल, ट्रायंगल में भी पहले केसेस मतलब सोचो तुम, क्या क्या बन सकते हैं। 3 पॉइंट्स तो हमें चाहिए, ट्रायंगल के लिए 3 पॉइंट्स तो चाहिए। अब वो 3 पॉइंट्स कैसे कैसे हो सकते हैं? तीनों के तीनों कोलिनियर हो सकते हैं क्या? No, sir. नहीं। नहीं हो No, सकते sir. हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा सोचो। सर केसेस बताओ क्या? हाँ बताओ। सर पहले तीनों नॉन कोलिनियर में से, फिर एक कोलिनियर में से, दो नॉन कोलिनियर में से, और फिर दो नॉन कोलिनियर में से और एक नॉन कोलिनियर। हाँ सही है। इसमें बहुत मतलब लगभग सारी चीजें दिमाग में ही सोचनी पड़ती है कि ये ऐसा है, इसमें से 2, इसमें से 1, इसमें से 2, इसमें से 1, ऐसा। 4C3 plus 4C2 into 5C1 plus 4C1 5C2। हाँ सही है, बिल्कुल सही। इसमें इसका आंसर क्या आएगा, जैसे ये सेकंड में है, तीनों के तीनों नॉन कोलिनियर में से। ठीक है, ऐसे ही बना रहा हूँ केसेस, तो बड़ा बड़ा नहीं लिखूंगा। फिर उसके बाद 2 नॉन कोलिनियर में से एंड एक कोलिनियर में से ले रहे हैं हम। ठीक है, एंड फिर उसके बाद तीनों के तो क्या है, 1 नॉन कोलिनियर में से ले रहे एंड 2 कोलिनियर में से। ठीक है, अब तीनों के तीनों कोलिनियर, तो इससे तो ट्रायंगल बनेगा नहीं, वो केस तो गई। तो 3 नॉन कोलिनियर, हमारे पास कितने नॉन कोलिनियर है, 4, तो 4 में से 3 सेलेक्ट करेंगे एंड हर एक केस से हमें डिफरेंट ट्रायंगल्स मिलेगा, तो इसके वजह से 1, और एक ही ट्रायंगल मिलेगा हर एक केस से। ठीक है, और वो जितने भी ट्रायंगल्स आने वाले सारे के सारे डिफरेंट। इसके बाद 2 नॉन कोलिनियर है, तो 4 में से 2 एंड कोलिनियर में से 1 चाहिए, तो 5 में से 1 पॉइंट। फिर उसके बाद एक नॉन कोलिनियर, तो 4C1 एंड 2 कोलिनियर में से चाहिए, तो 5C2।
ठीक है, तो ये आंसर है, जो भी आता है वो देख लेंगे अपन। 4 यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 6 5 30 प्लस 5 4 10 40, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 74। ठीक है, क्लियर है अब ये? यस सर क्लियर। इधर आपने वैल्यूज निकालने के लिए डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगाया? क्या? ये 30 और ये सब वैल्यू निकालने के लिए डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगाया क्या? n डिफरेंस plus वाला 1 क्यों करके? फॉर्मूला लगाएंगे, इधर तो डायरेक्टली वो आ जाएगा ना। क्या कहता है, 4c2 की वैल्यू पता है 6 आती है, एंड 5c1 5 होता है, तो 6 इंटू 5 30, 4c1 4, 5c2 10 40 ऐसे। ठीक है, यस सर। क्वाड्रिलेटरल का बताओ आप जल्दी से। क्वाड्रिलेटरल कितने बनेंगे? सर 4c4 प्लस 4c3 इंटू 5c1 प्लस 4c2 चलो इंटू इसमें 5c। कैसे बना, अब क्वाड्रिलेटरल के लिए बताओ, 3 कोलिनियर पॉइंट्स हो सकते हैं क्या? हमें 4 पॉइंट्स चाहिए। पहले तो केसेस बनाएंगे यहाँ पे, तो नहीं चारों सर। के चारों नॉन कोलिनियर। ठीक है, फिर उसके बाद 3 नॉन कोलिनियर, 1 कोलिनियर में से आएगा। फिर उसके बाद 2 नॉन कोलिनियर एंड 2 कोलिनियर। आगे केस पॉसिबल हो सकती है कि 1 नॉन कोलिनियर और 3 कोलिनियर। नो सर सर। नहीं ना, उससे क्या मिलेगा हमें? ट्राइंगल। ट्राइंगल ही मिलेगा, वो हमें क्वाड्रिलेटरल चाहिए। तो इतने ही केसेस। अब 4 कोलिनियर है, तो हमारे पास 4 कोलिनियर पॉइंट्स अवेलेबल है, उसमें से चारों के चारों चाहिए। तो 4c4 इंटू में 1, क्योंकि वो हर एक केस जो आती है उससे हमें एक क्वाड्रिलेटरल मिलता है। फिर उसके बाद 4c3 इंटू 5c1 1, एंड फिर उसके बाद 4c2 इंटू 5c2। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये 1, फिर उसके बाद ये 20 एंड ये 6 10 60, तो 81 आंसर आता है इसका। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो अब। और केसेस भी थोड़ा सा ढंग से बनाने हैं, जो केस नहीं बन रहे होगी, जिससे मतलब हमें जो चीज चाहिए वो मिल ही नहीं रहे, तो उसको बनाने का कोई फायदा नहीं, आंसर गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर तुम बनाते 1 नॉन कोलिनियर और 3 कोलिनियर, तो वहां से तो क्वाड्रिलेटरल थोड़ी मिलता है। हो गया। हो गया ना? चलो अगला एक क्वेश्चन और, सभी का हो गया? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर आप कब आने वाले हो नासिक? क्या? तुम पहले जग जाओ नींद में से, ठीक है? मुंह पे पानी मारा करो थोड़ा सा, मारते हो ना? आ गया हूं मैं नासिक, है ना? या भग गई अब साक्षी? हाँ डिस्कनेक्ट हो गए, क्वेश्चन पूछा और डिस्कनेक्ट हो गए। तुम्हारी तो आवाज थी ना अभी ये।
हाँ हाँ, देखो अगला क्वेश्चन। there are 4 lines and 4 circles, 4 lines and 4 circles. Then find maximum number of point of intersections. मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, मतलब वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अब 2 लाइन के हो सकते हैं, एक लाइन एक सर्कल का हो सकता है, या तो दोनों के दोनों सर्कल के, तो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें चाहिए। तो एक 2 लाइंस में कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? 2 लाइंस में कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं? एक ही इंटरसेक्शन। एक ही इंटरसेक्शन। तो केसेस क्या क्या बनते हैं? दोनों की दोनों लाइंस हो, ठीक है, फिर उसके बाद एक सर्कल एक लाइन हो, या तो दोनों के दोनों क्या हो? सर्कल। सर्कल हो। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज बनती है यहाँ पे, है ना। अब 2 लाइंस की अगर हम बात करें तो हमें एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है, एक सर्कल और एक लाइन की बात करें तो हमें 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलते हैं, एंड 2 सर्कल्स की बात करें तो हमें 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मैक्सिमम की बातें चल रही यहाँ पे, है ना। कोई पर्टिकुलर केस लेके मत बोल देना यहाँ पे, अगर ये पैरेलल रहेंगे क्या रहेंगे, मैक्सिमम की बात कर रही तो वो इंटरसेक्ट कर ही रहे होंगे, इस तरीके से वो लाइंस एंड सर्कल्स होंगे वहां पे। तो ये देखो 2 लाइंस में एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पहले हमें 2 लाइंस सेलेक्ट करनी पड़ेगी, उनसे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा तो इनटू में 1। अब उसके बाद हमें एक सर्कल और एक लाइन चाहिए, तो लाइन 4c1 इनटू में कितना करना पड़ेगा? 2 ठीक है, इनटू में 2 करना पड़ेगा, क्योंकि एक सर्कल एंड एक लाइन से हमें 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलते हैं, एंड अगर दोनों के दोनों सर्कल हो गए तो इनटू में क्या? 2। तो इतने मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिलेंगे, ठीक है। सर हाँ, सर 4 लाइन का भी इंटरसेक्शन आ सकता है ना? मैक्सिमम की बातें करनी ना रे, वो 4 लाइन का इंटरसेक्शन ले लिया तो वो मैक्सिमम नहीं आएगा। ठीक है, मैक्सिमम की बात है, वो 4 लाइन का अगर हमने कर लिया तो वो लाइंस कैसी कहलाएगी? कोलिनियर। उसमें से तो हमें हमेशा एक ही पॉइंट मिलेगा चारों लाइंस के इससे, ठीक है। तो फिर इस तरह ये 4c2 इंटू 1 नहीं, सिर्फ 1 ही लिखना पड़ेगा। अगर लाइंस कोलिनियर ये रहती क्या, कॉन्करेंट रहती तो वो अलग हो जाता, उसमें नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस कम हो जाते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। हमें मैक्सिमम की बात करनी है, ठीक है। सर पूरा क्वेश्चन, there are 4 lines and 4 circles, then find the maximum number of point of intersections। अब इसमें क्या है, पहले केसेस, 2 लाइंस, एक सर्कल एक लाइन एंड 2 सर्कल्स, मतलब इंटरसेक्ट क्या, कैसे कैसे हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल सकते हैं, पहले उसके केसेस। 2 लाइन से मिल सकता है, एक सर्कल एक लाइन, या तो दोनों के दोनों सर्कल से। तो अब जब दोनों की दोनों लाइंस है, ठीक है, उसमें से हमें एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, तो 4c2 इंटू 1। एक सर्कल एक लाइन है, तो पहले लाइन को सेलेक्ट किया, फिर सर्कल को सेलेक्ट किया, और हर एक केस से हमें कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे? 2, तो इंटू में 2। 2 सर्कल्स तो 4c2 तरीके से 2 सर्कल्स इंटू में 2, तो हमें मिल जाएगा, ठीक है। Yes, sir.
मैक्सिमम नहीं होता तो फिर तो ये क्वेश्चन ही है, और ऐसा क्वेश्चन हमेशा मैक्सिमम के लिए बोला जाता है, पूछा जाता है। अच्छा आंसर 50, अब कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये देखो ये कितना है, 6 है, ये 6 तो ये 32, एंड ये यहाँ पे आ जाएगा 6 2 50 होगा। 12। हाँ सही है, 50 आ जाता है, 50 आंसर है। हो गया। ठीक है, चलो आगे लिखो अब। देयर आर 7 married couples in a party. There are 7 married couples in a party. Then find the number of possible handshakes such that first part में no restriction, ठीक है। फिर सेकेंड पार्ट में no husband and wife handshake with each other. ठीक है, तो बताओ। और इसमें राइट हैंड से हैंडशेक हो रहे सारे, ठीक है। ये नहीं कि लेफ्ट से भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, सारे के सारे राइट हैंड से। तो टोटल कितने हैंडशेक्स पॉसिबल होंगे ये बताओ। तो एक हैंडशेक के लिए कितने पीपल्स की जरूरत, कितने पैस की जरूरत है आदमियों की? 2। तो पहले का आंसर बताओ। 14C2 सही है ना, क्योंकि उसमें 7 मैरिड कपल्स है, इसका मतलब 7 मेन है एंड 7 वुमेन है, ठीक है। 7 मेन एंड 7 वुमेन है। अबे 2 क्यों, ये इंटू में 2 क्यों किया हर्षवर्धन? तो हमारे पास टोटल कितने लोग हैं? 14 पर्सन है, ठीक है। अब हमें अगर 2 पर्सन हम सेलेक्ट करते हैं तो हमें एक हैंडशेक मिलता है, तो इसकी वजह से पहले का जो आंसर है 14C2, 14C2 ये फर्स्ट का आंसर है इंटू 1। अब सेकंड का आंसर क्या आता है बताओ? नो हस्बैंड, मतलब कोई भी पति अपने पत्नी के साथ हैंडशेक नहीं करना चाहता है, तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने होंगे ये बताओ। तो ये जो 14C2 लिखा है हमने हैंडशेक, पहले तो बताओ कि मतलब कौन से इसमें हो सकते हैं, वो पहले डिसाइड कर लो। इसमें जो हमने लिखा है ना 14C2, वो दोनों के दोनों मेल के बीच में हो सकते हैं, ठीक है। दोनों के दोनों फीमेल के बीच में हो सकते हैं, या तो एक मेल एक फीमेल। ये 3 पॉसिबिलिटीज बनती है 2 पर्सन्स के लिए, है ना। 2 पर्सन्स के लिए पॉसिबिलिटीज क्या बन सकती है? दोनों के दोनों मेल हो, फिर उसके बाद दोनों के दोनों फीमेल हो, या एक मेल एक फीमेल हो, है ना। हमें 2 पर्सन्स चाहिए, क्योंकि 2 पर्सन्स के बीच में ही एक हैंडशेक आता है, तो वो दोनों मेल हो सकते हैं, दोनों फीमेल, या एक मेल एक फीमेल हो सकता है। तो इतनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है 2 पर्सन्स के लिए। जो दोनों के दोनों मेल है, तो हमारे पास टोटल कितने मेल अवेलेबल है? 7। तो 7C2 इंटू 1, फिर फीमेल 7C2 इंटू 1। अब मेल, तो उसमें से 7 में से हमने एक सेलेक्ट कर लिया। अब फीमेल के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज बचती है ये बताओ। 6।
एक छः, आदमी छः। को हमने सेलेक्ट किया और सेकंड में बोला गया है कि वो अपनी पत्नी के साथ हैंडशेक नहीं कर रहा है, तो फीमेल के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज बचती है? 6. 6, है ना? तो 6 पॉसिबिलिटीज, तो 61 तरीके से हमें फीमेल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। उनके बीच में कितने हैंडशेक? एक। तो इस तरीके से आंसर आएगा। क्लियर है क्या? बताओ। सर हाँ, सो सेकंड पार्ट देख के ऐसा लग रहा था कि कोई भी हस्बैंड वाइफ हैंडशेक नहीं कर रहे, इसलिए वो केस मैंने कंसिडर ही नहीं किया। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी ना है। नो हस्बैंड एंड वाइफ, तो वही तो हस्बैंड एंड वाइफ है, तो कोई भी हस्बैंड एंड वाइफ नहीं कर रहा ना हैंडशेक विथ ईच अदर, वही तो है। मतलब ये है जैसे ये M1, ये उसकी पत्नी F1, ये M2 उसकी पत्नी F2, ये इसके साथ नहीं कर रहा, ये इसके साथ नहीं कर रहा है, लेकिन ये दोनों तो हैंडशेक कर सकते हैं, है ना? ये ऐसे है। हाँ सर, यही पे कंफ्यूजन था। ऐसे तो कैसे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इसमें, ठीक है? आदमी आपस में नहीं करने, औरतें आपस में नहीं कर रही है, बहुत सारी चीजें हैं। नेक्स्ट पेज लो ना। तो बस इसमें समझना पड़ेगा कि केसेस कैसे बनाए, फिर उसके बाद उसका आंसर। केसेस मेन होते हैं यहाँ पे, अगर केसेस ढंग से बन गई तो बहुत इजीली आ जाता है। हो गया? एक मिनट। यस। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आज के बाय इसमें किसी को कोई डाउट? सर हाँ, सर वो फर्स्ट इस लास्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे ना कि 7 कपल्स है, मतलब 14 टोटल हो गए, तो 13 + 12 + 11 + 10 ऐसे एपी में 1 तक करते जाएंगे। क्या क्या क्या? सर जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना कि कोई भी किसी से हैंडशेक कर सकता है, हाँ, तो सर हम ऐसे कर सकते हैं कि 13 + 12 + 11 + 10 ऐसे करते करते 1 तक ऐड करेंगे। क्यों? सर फर्स्ट पर्सन 13% से हैंडशेक करेगा, फिर उसका हाँ अगला वाला 12% से हैंडशेक करेगा, हाँ, तो एपी में ऐड करते रहेंगे। पता नहीं उससे सही आएगा। हाँ आ जाएगा, सही है, उससे भी आ जाएगा, सही है। सर ये कितने कर सकते हैं हम लोग अभी, मतलब क्वेश्चंस वगैरह किसमें के? मॉड्यूल्स के? पीएनसी? हाँ अभी रुको, अभी 1-2 लेक्चर और हो जाने दो। सर वो सेक्शन ए में कुछ और भी है थोड़ा। हाँ थोड़े बहुत और भी चीजें हैं, थोड़ा सा हो जाने दो, उसके बाद में दे दूंगा। सर बहुत बड़ा है सेक्शन है। सेक्शन ए ही तो है, उसमें ही तो ये कॉम्बिनेशन और ये है, बाकी वो तो छोटे छोटे बाकी के, ज्यादा नहीं इसमें। ठीक है, तो चलो पढ़ो। बाय सर। बाय बाय। बाय सर। बाय। रिकॉर्डिंग हाँ हाँ।